दिन के वक्त मैंने बस उस ऑटिस्टिक छोटी बहन का हाथ हल्का सा छुआ ही था, लेकिन रात होते ही वो चुपके से मेरी रजाई में घुस आई। नतीजा यह हुआ कि अगले ही दिन इस रईस खानदान में तगड़ा भूचाल आ गया। वह बड़ी मालकिन, जिसने कभी अपने बेडरूम की चौखट से बाहर एक कदम रखने की भी हिम्मत नहीं की थी, वह अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। लेकिन साला कौन सोच सकता था कि वह असल में मेरी रजाई के अंदर दुबकी बैठी थी। तू यहाँ क्या कर रही है? सिस्टम, तूने तो कहा था कि इसे भीड़-भाड़ से सख्त नफरत है और ये अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलती। चियांग चेन, ये क्या बकवास है? वह तेरी बहन है। तू ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? एक ऐसा कचरा जिससे उसकी अपनी सगी माँ तक नफरत करती है। उसकी क्या औकात कि रुआन-रुआन उसे पसंद करे? अरे! मेरी प्यारी रुआन-रुआन, अपने पापा के पास आ जाओ बेटा। बहुत सारे लोग थे, बहुत ज्यादा शोर था, उसका दम घुट रहा था। मैंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और चमत्कार देखो, जैसे ही मेरी आवाज उसके कानों में पड़ी, तान रुआन का पूरा शरीर तुरंत ढीला पड़ गया और वह बिल्कुल शांत हो गई। तानजे ने फौरन मेरी तरफ एकदम लाचार और मिन्नत भरी नजरों से देखा। मैंने सिर हिलाकर इशारा किया कि मैं सब समझ गया। रुआन रुआन, अपने पापा के पास जाओ। तान रुआन का चेहरा अजीब सा बन गया। उसे समझ ही नहीं आया कि मैं अचानक उसे खुद से दूर क्यों कर रहा हूं। जैसे ही उसने मुझे बिस्तर से नीचे उतरते देखा, उसके तो हाथ पांव ही फूल गए। जियांग चेन, तुम और रुआन रुआन दोनों मेरी स्टडी में आओ। उन दोनों जलनखोरों को पीछे छोड़ते हुए, जिनकी आंखें ईर्ष्या की आग से लाल हो रही थीं। जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, रुआन रुआन एक छोटी पूंछ की तरह मेरी टी शर्ट का कोना पकड़कर लटक गई। स्टडी रूम के अंदर पहुंचकर तांजे ने आखिरकार अपने सारे पत्ते मेज पर खोल दिए। तुम्हारी माँ और मैंने शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि रुआन रुआन को एक पूरा परिवार मिल सके। जैसा कि तुम खुद देख रहे हो, ये पहली बार है जब रुआन रुआन किसी के इतने करीब आई है, यहाँ तक कि अपनी सगी माँ से भी ज्यादा करीब। तो जियांग चेन, क्या तुम प्लीज रुआन रुआन की मदद कर सकते हो ताकि वह भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी सके? ओरिजिनल कहानी में उसके दर्दनाक अंत को याद करके मेरा कलेजा बैठ गया। अनजाने में ही मैंने उसके नन्हे हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उस छोटी बच्ची ने शायद मेरी इस बेचैनी को भांप लिया था। उसने अपनी कोरी आंखों से मुझे देखा और धीरे से वही रूबिक्स क्यूब मेरे आगे बढ़ा दिया, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती थी। मैं ये तुमसे नहीं छीनूंगा, तुम इसे अपने पास ही रखो। तान रुआन का चेहरा तुरंत उतर गया। वह अपने हाथों में रखे रूबिक्स क्यूब को घूरने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी उलझन थी। क्या इन्हें यह पसंद नहीं आया? पर यह तो मेरे पास सबसे कीमती चीज है। एक पल के लिए उसे नजरअंदाज करते हुए मैं तानजे की तरफ मुड़ा और पूरी संजीदगी से वादा किया, मैं तैयार हूं, मैं तान रुआन को अच्छे से संभालूंगा। तानजे की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तान रुआन को भी समझ आ गया कि मैं यहीं उसके साथ रुकने वाला हूं। वह इतनी खुश हो गई कि उसके कानों के किनारे तक लाल पड़ गए और उसने जिद पकड़कर वह रूबिक्स क्यूब दोबारा मेरे हाथ में ठूंस दिया, क्योंकि उसे उस रूबिक्स क्यूब से भी ज्यादा मजेदार और जरूरी चीज मिल चुकी थी। और अगले ही सेकंड वह लड़की सीधे मेरी बाहों में झपट पड़ी और एक नन्हे बिल्ली के बच्चे की तरह मुझ में अपना मुंह छिपाकर रगड़ने लगी। मैंने बेबसी में उसका सिर थपथपाया और चुपचाप उस रूबिक्स क्यूब को अपनी जेब में सरका लिया। बस उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी का नक्शा ही पूरी तरह बदल गया। उसे पुचकार कर सुलाना, खाना खिलाना, मेरे पीछे हमेशा एक छोटी सी पूंछ लगी रहती थी जो मुझसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होती थी। लेकिन यह सुकून भरी जिंदगी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। जब मैं खाना खा रहा था, तभी काम वाली हड़बड़ाते हुए भागी आई। साहब, छोटी मालकिन ने फिर से खाना खाने से साफ मना कर दिया है। तांजे के हाथ में चॉपस्टिक्स वहीं की वहीं रुक गईं और उनकी नजरें सीधे मेरी तरफ घूम गईं। तभी मुझे याद आया कि मैं आज सुबह बस थोड़ी देर के लिए ही तो बाहर निकला था और उसका दौरा फिर से चालू हो गया। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स रखी, मैं जाकर देखता हूं। लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरे पीछे मेज पर चॉपस्टिक्स पटकने की जोरदार आवाज गूंजी। यह मेरी नाम की सगी माँ शियांग यान थी, जो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। उसे पूरी तरह अनदेखा करते हुए मैं मुड़ा और सीधे ऊपर की तरफ निकल गया। जैसे ही मैंने तान रुआन के बेडरूम के दरवाजे पर कदम रखा, एक अजीब सा मनहूस और सड़ा हुआ सन्नाटा महसूस हुआ।
कमरे के एक घुप अंधेरे कोने में तान रुआन अकेली बैठी हुई थी। मेज पर सूप का कटोरा वैसा का वैसा ही अछूता पड़ा था। मैं उसके पास गया और बोला, अब मुझसे बात भी नहीं करोगी क्या? मुझे तुरंत समझ आ गया कि मैडम इसलिए मुंह फुलाए बैठी थी क्योंकि मैं बाहर चला गया था। चलो फिर, मैं बाहर ही चलता हूँ, ठीक है? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, तान रुआन ने घबराकर ऊपर देखा। बिना एक पल भी गनवाए वह सीधे मुझ पर टूट पड़ी। कांपते हुए पागलों की तरह मेरे सीने से लिपट गई। बात यह थी कि उस पगली को लगा कि अब मैं सच में उसे छोड़कर जा रहा हूं। मेरा सख्त दिल भी तुरंत पिघल गया। उसके बालों को सहलाते हुए मैंने प्यार से कहा, अगली बार जब भी बाहर जाऊंगा तुम्हें पहले बताकर जाऊंगा। चलो अब चुपचाप खाना खा लो। तान रुआन का पूरा शरीर एकदम अकड़ गया। जियांग चेन मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? वैसे बड़ा सुकून सा मिल रहा है। मैंने उसे खींचकर टेबल के पास बैठाया। अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप खाओ। वह धीरे धीरे खाने लगी। बीच बीच में तिरछी नजरों से मुझे ताकती रही और जब रंगे हाथों पकड़ी गई तो किसी डरी हुई हिरणी की तरह नजरें नीचे कर ली। दोबारा झांकने की हिम्मत तक नहीं की। तभी सिस्टम ने बीच में टांग अड़ाते हुए कहा, होस्ट, अगर मेरे कान सही हैं तो वह किस नहीं मांग रही थी? वह आपको प्यार से चेन चेन बुला रही थी। अच्छा, मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। तूने गलत सुना है, अपना शटर बंद रख। आधा कटोरा दलिया निपटाने के बाद तान रुआन ने अपने गोल मटोल पेट पर हाथ फेरा और चमकती आंखों से मुझे देखने लगी। मेरा दिल फिर नरम पड़ गया और मैंने उसका सिर सहला दिया। बहुत अच्छे। वह तुरंत सुकून से आंखें मूंदने लगी, जैसे किसी बिल्ली की पीठ सहला दी गई हो। लेकिन ठीक इसी वक्त मुझे उसकी उन चमकती आंखों में एक अजीब सा पजेसिवनेस, यानी हक जताने वाला पागलपन दिखा, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी और उसने बस एक शब्द निकाला, चाहिए? मैंने पूछा, क्या चाहिए? आखिरकार वह अचानक ढीली पड़ गई और मुझसे बुरी तरह चिपक गई। वहां जाना है। मैंने उसके नखरे शांत किए। जब मैंने उसे अपने कमरे में रहने की हरी झंडी दे दी तो वह चमकती आंखों से जोर जोर से सिर हिलाने लगी और समझदार बनकर अकेले ही नीचे जाने के लिए लिफ्ट की तरफ भाग गई। खैर, जब मैं पहली मंजिल पर वापस पहुंचा तो डाइनिंग टेबल पर बैठे तीनों नमूनों ने अभी तक खाना खत्म नहीं किया था। साफ था कि वे सब मेरा ही तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद भरी नजरों से देख रहे तानजे की तरफ देखकर मैंने सिर हिलाया। उसने खाना खा लिया है। तांजे के चेहरे पर तुरंत एक चौड़ी मुस्कान खिल गई। मुझे देखते हुए उनकी आंखों में प्यार और उमड़ आया। यहां तक कि उनके दिमाग में एक बेतुका ख्याल आया, इतना हीरा जैसा लड़का मेरा सगा बेटा क्यों नहीं है? अरे हाँ, अब तो यह मेरा ही बेटा है। अगले ही पल उन्होंने मुझे हाथ हिलाकर इशारा किया, जियांग चिन, आओ अपने पापा के पास बैठो। मैंने अभी चावल का एक निवाला उठाया ही था कि लगभग हलक में अटक गया। लेकिन रुआन रुआन के बाप होने का थोड़ा लिहाज रखते हुए मैं अपना कटोरा उठाकर उनके बगल में जाकर बैठ गया। यह नजारा देखकर शियांग यान और फांग यीकी के चेहरे गुस्से से नीले पीले पड़ गए। खासकर वह नौटंकी फांग यीकी तो अंदर ही अंदर भुन रहा था। इसने बस तान रुआन के आगे पीछे दुम हिलाकर अपनी औकात पतंग की तरह ऊंची कर ली। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? अगले ही पल उसने शरीफ बनने का ढोंग रचाया और अपना ज्ञान झाड़ना शुरू किया। पापा, मैं देख रहा हूं कि जियांग चेन रुआन रुआन का ख्याल रखने में कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेरी आंख हल्की सी फड़कने लगी। यह नमूना अब क्या नया रायता फैलाने वाला है? अगर रुआन रुआन बहन हर वक्त जियांग चेन से ही चिपकी रहेगी तो उनके लिए बहुत परेशानी होगी। क्यों ना रुआन रुआन को बाकी लोगों से भी घुलने मिलने दिया जाए ताकि उसका ध्यान थोड़ा भटके। तानजे का चेहरा थोड़ा संजीदा हो गया। उन्हें लगा कि बात में कुछ तो लॉजिक है। यह देखकर फांग यीकी की बाँछें खिल गईं और उसने तुरंत अपनी सेवाएं पेश कर दी। पापा, मैं रुआन रुआन के साथ ज्यादा वक्त बिताकर उसे कंपनी दे सकता हूँ। लेकिन तानजे ने बस सूप का एक घूंट भरा और बेरुखी से एक ही शब्द फेंका, हूँ, ठीक है। मेरे सामने चालबाजी करने की औकात? मैंने फांग यीकी को घूरते हुए अपने दिमाग में सिस्टम से कहा, सिस्टम, इस कहानी की फीमेल लीड कहाँ मरी पड़ी है? इन दोनों की मुलाकात जल्दी करवा दे। फिक्र मत करो होस्ट, बिल्कुल अभी काम तमाम करता हूँ। कुछ ही सेकंड बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। काम हो गया होस्ट। वैसे आपको मेल और फीमेल लीड को इतनी जल्दी मिलाने का ख्याल क्यों आया?
फांग यीकी के उस बत्तीसी दिखाते चेहरे को देखकर मैंने सिर्फ 4 शब्दों में जवाब दिया, यह बहुत झिलाऊ है। खाना खत्म होते ही मुझे शियांग यान ने रोक लिया। वह मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी, जिसमें जलन भी थी और मेरा इस्तेमाल करने का लालच भी। अचानक उसने एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर चिपका ली। जियांग चैन, कितने दिन हो गए माँ ने तुमसे ठीक से बात नहीं की। माँ तो तुमसे हमेशा बहुत प्यार करती है। मैंने एक कदम पीछे खींचा और हैरान होकर पूछा, आज तेरी तबीयत खराब है क्या? शियांग यान की नकली बत्तीसी वहीं की वहीं जम गई। मेरे पास उसकी बकवास सुनने की फुर्सत नहीं थी। तान रुआन मेरा इंतजार कर रही थी। फिर भी वह जानबूझकर मेरा रास्ता रोककर नॉन स्टॉप बकबक किए जा रही थी। जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो मैंने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या मैं इसे 2-4 हाथ रसीद कर दूं? आखिर यह इस शरीर की सगी मां है। मुझे लगता है कि बिल्कुल बजा सकते हो। अगले ही सेकंड मैंने दिमाग में हुक्म दिया, शियाओ गोंग, बाहर निकल। उल्कापिंड के लोहे वाली तलवार तुरंत शियांग यान के ठीक पीछे हवा में प्रकट हो गई। वह अपनी बकवास में लगी ही थी कि उसकी पीठ पर एक सनसनाती हुई चोट पड़ी। मत मारो मुझे! वह चीखते हुए पीछे घूमी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। शियांग यान ने शक भरी नजरों से मुझे देखा। क्या तूने देखा किसी ने मुझे मारा? मैंने सिर हिलाते हुए साफ बोल दिया, नहीं। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, शियाओ गोंग ने धड़ाक से उसकी गर्दन के पीछे एक और बजा दिया। शियांग यान ने खौफ में इधर उधर देखा। अब भी वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उसका चेहरा डर के मारे सफेद फक को पड़ गया। उसे तुरंत एक ज्योतिषी की बात याद आ गई कि वह अपने पतियों के लिए मनहूस है, और उसने 80% यकीन कर लिया कि इस घर में कोई भूत प्रेत है। इस घर में कुछ गड़बड़ है। तू तू जल्दी यहां से निकल। एक सेकंड भी वहां रुकने की हिम्मत न जुटाते हुए शियांग यान ने हाथ हिलाकर मुझे भगाने में ही अपनी भलाई समझी। उसकी दुम दबाकर भागती हालत को देखकर मैं सीधे ऊपर की तरफ निकल गया। किसे पता था कि दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही मेरा सामना फांग यीकी से हो जाएगा, जो मेरे कमरे से बाहर निकल रहा था, और उसका मुंह ऐसा बना हुआ था जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। हम दोनों ने एक दूसरे को घूरा। उसने एक घमंडी सुड़क मारी और मुंह फेर लिया। हैरान होकर मैंने दरवाजा खोला तो देखा तान रुआन सोफे पर सिकुड़ कर गेंद बनी बैठी थी। आहट सुनते ही उसने फौरन रोनी सूरत बनाकर मेरी तरफ देखा। कमरा थोड़ा बिखरा हुआ था। मुझे एक झटके में समझ आ गया कि यहाँ क्या कांड हुआ था। उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी और धीरे से बोली, गोदी, गोदी। मेरा दिल पिघल गया। मैं आगे बढ़ा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वह बच्ची मेरी बाहों में बुरी तरह कांप रही थी। उसे शांत होने में काफी वक्त लगा। मेरे जिस्म की खुशबू बहुत सुकून देने वाली थी। उस फांग यीकी की तरह नहीं, जिसकी सड़ी हुई बदबू से ही उसे उल्टी आने लगती थी। तभी उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी चमकती आंखें मुझ पर टिकी थीं। उसने अपने पतले होंठों पर जबान फेरी। उसका छोटा सा हाथ मेरी टी शर्ट को जकड़े हुए था और आंखों में अजीब सी तलब थी। क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? उसकी यह हालत देखकर मैंने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उल्टा वह और ज्यादा हड़बड़ा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे, और शर्म व घबराहट से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उधर फांग यी की सोच रहा था, जियांग चेन को सच में कोई शर्म हया नहीं है। क्या उसे नहीं पता कि उसका और तान रुआन का क्या रिश्ता है? तभी तो वह पूरा दिन इस मंद बुद्धि लड़की के आगे पीछे लट्टू बना फिरता है। अगर पापा को पता चल गया तो क्या जियांग चेन रोज रुआन रुआन को ऐसे सता पाएगा? मुझसे अब और सब्र नहीं होता। मैं तो जियांग चेन को तानजे द्वारा लात मारकर घर से बाहर फेंकते देखना चाहता हूं। जैसे ही फांग यी की वहां से खिसका, सिस्टम का नोटिफिकेशन बजा। होस्ट! फांग यी की पीछे घूमकर आया था। उसने आप दोनों को किस करते देख लिया है। मेरी पलकें हल्की सी झुकी और मैंने खुद को थोड़ा पीछे खींचते हुए कहा, मुझे पता है। सिस्टम ने घबराकर कहा, अगर उसने चुगली कर दी तो तानजे आपको और इस शार्ड को मिलने से रोक देंगे। मेरा लहजा एकदम शांत लेकिन अटल था। उसका बाप भी मुझे नहीं रोक पाएगा। सिस्टम ने फौरन अपना शटर गिरा लिया। अब तक तान रुआन उस किस के खुमार में मदहोश हो चुकी थी। उसने बेमन से अपने हाथ मेरी गर्दन में डाले रखे। उसे और चाहिए था। मेरे पास कोई चारा नहीं बचा तो मैंने उसके उभरे हुए होंठों पर दोबारा एक किस चढ़ दिया। अच्छी बच्ची बनो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन उसने अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें खोली और मुझे टकटकी लगाकर देखती रही।
मैंने उसे थोड़ा पीछे करने के लिए उसकी पेशानी पर उंगली से थपकी दी। पर मजे की बात देखो, वह सुकून से और करीब आ गई, मानो इशारा कर रही हो कि और थपकी दो। उसके आगे लाचार होकर मैं बस उसका सिर सहला सका और फुसलाया, अगली बार फिर किस करूंगा। तब जाकर उसे तसल्ली मिली। वह चुपचाप बिस्तर पर चढ़ गई और सलीके से रजाई ओढ़ ली। अरे रुको, ये मेरा कमरा नहीं है क्या? अगले ही पल तान रुआन ने हल्का सा सिर उठाया, उलझन से मुझे देखा और अपने बगल की खाली जगह पर हाथ थपथपाया। जियांग चेन, एक बार साथ सो लिए तो सो लिए, दोबारा सोने में भी क्या जाता है? आखिर पिछली बार भी तो हम साथ ही सोए थे। फांग ही की भागता हुआ तानजे की स्टडी की तरफ लपका। उसे लगा कि जैसे ही तानजे को पता चलेगा कि जियांग चेन ने तान रुआन के साथ क्या किया है, वह उन दोनों के मिलने पर हमेशा के लिए ताला लगा देंगे। दरवाजे पर दस्तक सुनकर तानजे ने अभी अभी एक फोन काटा था। उनका मूड थोड़ा उखड़ा हुआ था। अंदर आओ। पापा, मैं यीकी हूं। अगर कोई काम है तो जल्दी अंदर आओ। पापा, क्या आप बिजी हैं? क्या तेरी आंखें नहीं हैं? फाइलों का यह पहाड़ नहीं दिख रहा तुझे? अब जब तान रुआन की देखभाल जियांग चेन कर रहा था, तो तानजे के सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। लेकिन हाल ही में कंपनी में कुछ लफड़े हो गए थे, इसलिए उनका मूड सच में खराब था। कोई खास बात है? फांग यीकी ने सिर हिलाया। पापा, मैं थोड़ी देर पहले रुआन रुआन का हालचाल लेने गया था। तू समझदार है। तान रुआन का नाम सुनते ही तांजे के तेवर काफी नरम पड़ गए। फांग यीकी को अंदर ही अंदर मिर्ची लगी। अगर मेरी जगह जियांग चेन होता, तो तांजे के चेहरे के भाव ही कुछ और होते, है ना? लेकिन जो बात वह आगे बोलने वाला था, उसे सोचकर फांग यीकी के दिल को तगड़ा सुकून मिल रहा था। उसने एक उदास सा मुंह बनाया और कहा, पापा, रुआन रुआन अभी भी मुझसे ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। तानजे ने बेपरवाही से कहा, यह तो नॉर्मल है। मैं उसका बाप हूं, वह तो मुझसे भी नहीं घुलती। फांग यीकी का थोबड़ा उतर गया। पापा की बातें भी बड़ी कड़वी लगती हैं। मुझे तो जियांग चेन पर बड़ा ताज्जुब होता है। रुआन रुआन तो बस उन्हीं से चिपकी रहती है। बिल्कुल, जियांग चेन सच में बहुत बढ़िया बच्चा है। सत्यानाश! यह बातचीत तो उल्टी दिशा में जा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ पापा, पर अभी-अभी मैंने देखा कि जियांग चेन ने रुआन रुआन को कसकर पकड़ा हुआ था। यहाँ तक कि उसने उसे किस भी किया। वैसे पापा, भले ही जियांग चेन और रुआन रुआन सौतेले हैं, पर क्या इतनी नजदीकी कुछ ज्यादा नहीं है? तूने अभी क्या कहा? जियांग चेन और रुआन रुआन ने किस किया? हाँ, बिल्कुल, जियांग चेन के कमरे के अंदर। फांग यीकी की बत्ती सी खुशी के मारे कानों तक फैलने वाली थी। तानजे का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने फांग यीकी की तरफ देखकर कहा, यह बात बाहर किसी के कान में नहीं पड़नी चाहिए। तानजे के तेवर देखकर फांग यीकी ने मन ही मन लड्डू फोड़े और शरीफ बनते हुए सिर हिलाया। जी पापा, जैसा आप कहें। जैसे ही फांग यीकी बाहर निकला, तानजे खुशी से उछल पड़े। क्या जियांग चेन मेरा दामाद बनने वाला है? क्या मुझे अपने होने वाले दामाद को एडवांस में कोई शगुन का तोहफा नहीं देना चाहिए? क्या देना सही रहेगा? थोड़ी देर सोचने के बाद तानजे को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। क्या होगा अगर जियांग चेन उसे सिर्फ एक छोटी बहन मानता हो और उसकी मानसिक हालत ठीक न होने की वजह से बस उसे सांत्वना दे रहा हो? शांत होकर तानजे कुर्सी पर बैठ गए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। फाइलों पर ध्यान ही नहीं लग रहा था। नहीं, मुझे खुद जाकर यह बात साफ करनी होगी। जियांग चेन, जरा बाहर आओ मेरे साथ। हाँ, पांग यीकी के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान थी, जैसे उसने सब पहले से सेट कर रखा हो। वह मेरी तरफ देखकर खीसें निपोरने लगा। जियांग चेन, अगर पापा बाद में तुम्हें डांटें तो प्लीज बुरा मत मानना। ठीक है। मेरी शांत और बेपरवाह पीठ देखकर पांग यीकी को ऐसा लगा जैसे उसने रुई के बोरे पर मुक्का मार दिया हो। ये कि क्या हुआ? क्या बात है माँ? कुछ नहीं, शायद जियांग चेन ने कोई कांड कर दिया है। श्यांग यान ने ज्यादा नहीं पूछा। पहली बात तो उसे मेरे काम से कोई मतलब नहीं था, और दूसरी बात, अगर मुझे डांट पड़ती तो उसे अंदर से परम आनंद मिलता। जब मैं तानजे के ऑफिस पहुंचा तो वह सोच रहे थे कि तान रुआन को लेकर मेरी क्या राय है। यह बात घुमा फिराकर कैसे पूछे। चियांग चेन, खाना खा लिया? अंकल, खा लिया। चलो, यह सवाल थोड़ा बेतुका था, लेकिन जियांग चेन ने फिर भी इतने सीधेपन से जवाब दिया जिससे मुझे यह और पसंद आ गया। ज्यादा नर्वस मत हो। मैंने तानजे को देखा जो लगातार अपने हाथ रगड़ रहे थे। मैं नर्वस नहीं हूं।
सिस्टम तो हंसते-हंसते लौट-पोट होने वाला था। सच में रुआन रुआन के पापा बड़े प्यारे हैं। चियांग चेन, तुम्हें हमारी रुआन रुआन कैसी लगती है? मैंने एक पल के लिए संजीदगी से सोचा। बहुत कोमल, बहुत सीधी-सादी और हद से ज्यादा प्यारी। मैं उससे बहुत खुश हूँ। वह हमेशा से ही लाजवाब रही है। बस इतना ही? तांजे मेरे मुंह से और बातें सुनने की तैयारी में थे, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। मेरा सपाट चेहरा देखकर उनका दिल बैठ गया। लोग कहते हैं कि जब कोई लड़का अपनी पसंद की लड़की का जिक्र करता है, तो उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग चेन तान रुआन को बिल्कुल पसंद ही ना करता हो? बात सही भी है। आखिर मेरी बच्ची आम लोगों जैसी नहीं है। रुआन रुआन शायद पूरी जिंदगी ऐसी ही रहे, और मैं किसी दूसरे के होनहार लड़के की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। खैर जो भी हो, यह लड़का जियांग चेन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए तोहफा तो देना ही पड़ेगा। चलो इसे ससुर की तरफ से दामाद को पहली मुलाकात का शगुन मान लेते हैं। जियांग चेन, क्या तुम कुछ खरीदना चाहते हो? मुझे लगा था कि तानजे ने मुझे यहाँ 10 लाख का चेक मेरे मुंह पर फेंक कर ये कहने के लिए बुलाया है कि कमीने मेरी बेटी से दूर रहे। लेकिन तानजे तो अजीब और गरीब सवाल पूछ रहे थे और उल्टा मुझे गिफ्ट ऑन ऑफर कर रहे थे। ये कौन सी स्क्रिप्ट चल रही है? सिस्टम ने थोड़ा सोचकर कहा, अरे नहीं, अगर वह पैसे फेंकते भी तो अपनी हैसियत के हिसाब से कम 1 करोड़ तो फेंकते ही। मेरी आंखों में हल्की चमक आई। क्या ये सच में इतने रईस हैं? सिस्टम ने डेटा खंगाला और बोला, होस्ट, ये आपकी सोच से भी ज्यादा अंधाधुंध अमीर हैं। मैं तानजे की तरफ मुड़ा। अंकल, आप ऐसे कैसे कमाते हैं? यह लड़का सच में बहुत हिम्मत वाला है। क्या मैं अपनी कंपनी के बिजनेस सीक्रेट्स यूं ही बाहर बता दूं? लेकिन मेरे गंभीर और सीखने वाले चेहरे को देखकर तानजे का दिल पूरी तरह पिघल गया। भले ही कंपनी की बातें नहीं बताई जा सकती थीं, पर ऐसा लगा कि जियांग चेन को पैसों की तंगी है। असल में मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं तो बस जिंदगी के मजे लेने के लिए अंधा पैसा कमाना चाहता था। तांजे ने थोड़ी देर सोचा। तुम शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर सकते हो। शेयर ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन साथ ही पलक झपकते ही छप्पर फाड़ पैसा भी कमाया जा सकता है। तांजे ने मुझे दिखाने के लिए शेयर मार्केट का चार्ट खोला। यहाँ कई ऐसे शेयर्स हैं जो लगातार ऊपर जा रहे हैं। देखो, इनमें बहुत तेजी है। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन मेरी नजरें सीधे सबसे नीचे जाकर एक हरे रंग में दिखने वाले शेयर पर अटक गई। तांजे ने मेरी नजर का पीछा किया। यह शेयर बहुत डांवाडोल है, लगातार ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। तानजे ने फिर सोचा, शेयर खरीदने के लिए भी तो पूंजी चाहिए। जियांग चेन, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अगर नहीं है, तो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं। मेरे पास पैसे हैं। मेरा फोकस देखकर तानजे का दिल फिर से मोम हो गया। तो अभी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, जियांग चेन? उन्हें मेरी पिछली जिंदगी का थोड़ा बहुत अंदाजा था। उन्हें लगा कि जब मैंने कहा कि मेरे पास पैसे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार या 10-20 हजार रुपए होंगे। मैंने अपना फोन खोला और उन्हें अपने बैंक खाते का बैलेंस दिखाया। इतना चलेगा? उसमें इतने सारे जीरो थे कि मुझे गिनने की फुर्सत भी नहीं थी। तानजे उस 8 अंकों के बैलेंस को फटी आंखों से देखते रह गए। ये कहां से आया? मैंने अपना फोन वापस लिया और उनके कंप्यूटर पर तेजी से कुछ क्लिक किए। जब तक तानजे अपने झटके से बाहर आते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जियांग चेन, वह हरा वाला शेयर जिसका तुमने अभी जिक्र किया, कोई बात नहीं। जियांग चेन ने शायद ज्यादा नहीं खरीदा होगा, है ना? मैंने सारा पैसा उसी में झोंक दिया। सच में पूरा खानदान लुटाने वाला काम। पर जो भी हो, लड़का अभी नादान है। कुछ करोड़ ही तो हैं। अगर अपने पैसे डूब भी गए, तो किस्मत समझकर भूल जाएगा। अगर खर्च के लिए पैसे कम पड़े, जियांग चेन, तो बस अपने पापा के पास आ जाना। मुझे लगा कि यह इंसान सच में बहुत भला है। इसलिए निकलने से पहले मैंने थोड़ा सोचा और उन्हें सलाह दी कि वक्त निकालकर शियांग ज्ञान को तलाक दे दें। उसकी किस्मत में मनहूसियत है और वह अपने पतियों को खा जाती है। पहली बार शियांग यान को देखते ही मैं समझ गया था कि उसके पिछले 2 पति कैसे मरे थे। वे दोनों उसी की मनहूसियत से मरे थे। तांजे जाते हुए मेरी पीठ को खामोशी से देखते रहे। क्या ये दोनों सच में सगे माँ बेटे हैं? ये तो सीधे सीधे कट्टर दुश्मन लगते हैं। थोड़ी देर सोचते हुए उन्हें अचानक कंपनी में हाल ही में आई दिक्कतों की याद आई। क्या सच में शियांग यान अपने पतियों के लिए मनहूस है? तांजे ने तुरंत अपना सिर झटका। उन्हें यह ख्याल बड़ा अजीब लगा। मैं कब से ऐसे अंधविश्वासों पर यकीन करने लगा?
वैसे भी शियांग यान से शादी करने के बाद उसने कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया है। मैं उसे यूं ही रास्ते पर नहीं छोड़ सकता। मैं तानजे के ऑफिस से निकलकर अपने कमरे में लौटा। जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, किसी कोआला भालू की तरह एक कोमल और गर्म शरीर मुझसे बुरी तरह चिपक गया। तान रुआन ने एक नींद भरी झंभाई ली। मेरी खुशबू को सूंघते हुए वह और ज्यादा चिपक गई। जियांग चेन कहाँ चले गए थे? वह छोटी लड़की नहीं चाहती थी कि मैं एक मिनट के लिए भी कहीं जाऊं। सोचते हुए मुझे लगा कि उसकी हालत में काफी सुधार हुआ है, इसलिए उसे मेरे अलावा बाकी लोगों से भी थोड़ा मेलजोल बढ़ाना चाहिए। जब उसने अपना मुंह धो लिया और कपड़े बदल लिए, तो मैं उसे नीचे ले गया। शुरुआत में तो वह बहुत सीधी बनकर चल रही थी, जब तक कि लिफ्ट नीचे जाने लगी और मैं लिफ्ट के दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा। तान रुआन घबराने लगी। जियांग चेन मुझे अकेले नीचे क्यों जाने दे रहे हैं? क्या जियांग चेन मुझे छोड़ने का प्लान बना रहे हैं? तान रुआन ने लिफ्ट के शीशे के दरवाजे पर अपने दोनों हाथ पीटना शुरू कर दिया। जियांग चेन, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे छोड़कर मत जाओ। होस्ट, क्या ये कुछ ज्यादा ज्यादती नहीं हो गई? अरे, रुआन रुआन कितनी बेचारी लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर उस पर नजर रखूंगा। यह सोचकर मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तान रुआन बस बेबसी से मेरा चेहरा अपनी आंखों के सामने से ओझल होते देखती रही और पूरी तरह सहम कर एक कोने में दुबक गई। लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंची। डिंग की आवाज के साथ लिफ्ट के दरवाजे खुले और विला के आंगन के बाहर से नौकरों की हल्की हल्की आवाजें आने लगी। खौफ के मारे वह लिफ्ट के कोने में उकड़ू बैठ गई। जियांग चेन, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? किचन में काम कर रही आंटी हुआ नइंग ने लिफ्ट की हल्की सी आवाज तो सुनी, लेकिन कदमों की कोई आहट नहीं आई। उत्सुक होकर वह देखने के लिए बाहर निकली। कोने में दुबकी उस नन्ही सी लड़की के कमजोर शरीर को देखकर आंटी हुआ नइंग चौंक गईं और उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी उन्हें उस छोटी मालकिन के तुनक मिजाज स्वभाव की याद आ गई। आप यहाँ अकेली क्यों हैं मालकिन? चियांग चेन कहाँ हैं? चियांग चेन को अब मैं नहीं चाहिए। वह सच में यहाँ नहीं है। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, उस लड़की की सिसकियां फूट पड़ी, जिससे आंटी हुआ नयिंग का कलेजा फट गया। जियांग चेन इस बच्ची को ऐसे अकेला क्यों छोड़ेंगे? पर जियांग चेन इतने लापरवाह इंसान भी नहीं है। तान रुआन के रोने की आवाज ने तुरंत फांगी की और शियांग यान का ध्यान खींच लिया, जो दौड़ते हुए वहां आ धमके। जैसे ही फांगी की ने तान रुआन को देखा, उसे तुरंत उसका पहले वाला नफरत भरा चेहरा याद आ गया। पापा ने पक्का जियांग चेन को उसकी औकात दिखा दी होगी, इसलिए जियांग चेन को अब लात मारकर निकाल दिया गया है। तभी तो रुआन रुआन बहन इतनी बुरी तरह रो रही है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए हद से ज्यादा मीठी आवाज में कहा, रुआन रुआन, मेरी बहन, अगर जियांग चेन को जाना भी पड़ा तो तुम्हारे पास मैं हूं, और पापा, माँ और आंटी हुआनेइंग भी हैं। सब तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। शियांग यान ये सुनकर थोड़ी चकरा गई। क्या जियांग चेन यहां से जाने वाला है? उनकी इन बातों ने तान रुआन को पूरी तरह भड़का दिया। जैसे ही शियांग यान की बात खत्म हुई, उस लड़की की दबी हुई सिसकियां एक जोरदार दहाड़ मारकर रोने में बदल गईं। शियांग यान के होश उड़ गए। वह तुरंत हाथ हिलाकर मुकरने लगी। मैंने नहीं रुलाया इसे। मैं सीढ़ियों के ऊपर काफी देर तक खड़ा रहा, पर किसी को ऊपर आते न देखकर थोड़ा चिढ़ने लगा। होस्ट, नीचे जाकर देख ले क्या? नहीं, अगर मैं नीचे गया तो तान रुआन फिर से मुझसे चिपक जाएगी। अचानक उस लड़की के दर्दनाक रोने की आवाज ऊपर तक गूंजी। पलक झपकते ही मैं वहां से गायब हो गया। मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा। आंटी हुआ नेंग के हाथ पांव फूल चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब क्या करें? मालकिन पहले कभी इस तरह नहीं रोई। जब वह घबराहट में पागल हो रही थीं, तभी उनकी नजर मुझ पर पड़ी। आंटी हुआ नेंग खुशी से चीखी, मालकिन, जियांग चेन आ गए। लेकिन तान रुआन को आसपास की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसे बस इतना याद था कि किसी ने कहा था कि जियांग चेन छोड़कर चले जाएंगे। जियांग चेन ने मुझसे झूठ बोला। जियांग चेन अब मेरे पास नहीं रहेंगे। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उसके बगल में बैठ गया। तुम इस तरह क्यों रो रही हो? तान रुआन का शरीर हल्का सा अकड़ा। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें और नाक रो रो कर लाल हो चुके थे। जियांग चेन, उसने रोते हुए अपने होंठ बाहर निकाले और सीधे मेरी बाहों में कूद पड़ी। मत जाओ। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मेरी आवाज बहुत ज्यादा नरम थी। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। पगली, मैं अभी सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर पूरे वक्त तुम्हें ही देख रहा था। मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैं शायद ही कभी किसी को समझाने में इतना सब्र दिखाता था।
तान रुआन ने आखिरकार रोना बंद किया और अपना थका हुआ चेहरा मेरे सीने पर टिका दिया। थक गई? मैंने उसे गोद में उठाया और वापस कमरे की तरफ चल दिया। आसपास खड़े तीनों लोग मुझे बड़ी अजीब और उलझन भरी नजरों से देख रहे थे। आंटी हुआनैंग को यह थोड़ा अजीब लगा। भले ही खून का रिश्ता न हो, पर इतनी नजदीकी क्या सही है। लेकिन छोटी मालकिन जियांग चेन को इतना पसंद करती है। अगर ये दोनों साथ रहें तो उसे अकेले घुटने देने से तो बेहतर ही है। वैसे भी जब मालिक ने कुछ नहीं कहा तो वह तो सिर्फ एक नौकरानी थी। जियांग चेन, अगली बार प्लीज थोड़ा संभल कर रहिएगा। छोटी मालकिन को गलती से भी दोबारा अकेला मत छोड़िएगा। मैंने उसे अपनी बाहों में संभाला। रुआन रुआन का छोटा सा हाथ मुझे कसकर पकड़े हुए था। हाँ, जैसे ही मैं लिफ्ट का बटन दबाने वाला था, शियांग यान ने तेजी से हाथ बढ़ाकर मेरा रास्ता रोक दिया। तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है? अगर उसने अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि मेरी उस सिर फिरी तान रुआन को फंसाने की हिम्मत हो सकती है। तुझे पता है इसका कितना बुरा अंजाम होगा? तांजे हम तीनों को लात मारकर घर से बाहर फेंक देगा। मैंने हल्के से एक धक्का दिया। शियांग लड़खड़ाकर लिफ्ट के बाहर मुंह के बल गिर पड़ी। उसने अविश्वास से मेरी तरफ ऊपर देखा। तेरी अपनी सगी मां पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? दिमाग का दही मत कर। फांगीकी ने मुझे खूंखार नजरों से घूरा। इसे अभी तक बाहर क्यों नहीं फेंका गया? इसे तान रुआन को किस करने का क्या हक है? तानजे भी कैसा बाप है जो इस भूखे भेड़िए को अपनी सगी बेटी पर आंख गड़ाने की खुली छूट दे रहा है? गुस्से में पागल होकर फांगीकी ने शियांग यान को संभालने की जहमत तक नहीं उठाई और बेबसी से मुझे तान रुआन को सीधे ऊपर ले जाते देखता रहा। गुस्से में जलता भुनता हुआ फांगीकी मुड़ा और बाहर की तरफ भाग गया। फुशेंग हुआचेंग का सबसे मशहूर बार था। यहाँ की हवा में पैसा, अय्याशी और दिखावे की बू आती थी, जो मध्यम और रंग बिरंगी लाइटों में डूबी हुई थी। यहाँ का खर्चा इतना ज्यादा था कि इसे हुआचेंग का सबसे बड़ा पैसा फूंकने वाला अड्डा कहा जाता था। पुराने दिनों में फांग ये की सिर्फ अपने दोस्तों की डींगों के जरिए ही इस जगह के सपने देखता था और सोचता था कि यह जन्नत कैसी दिखती होगी। लेकिन अब उसके पास पैसा था। तान खानदान के नाम के सहारे वह कहां अपना मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मुझे घर से बाहर निकलवाने का उसका प्लान बुरी तरह फेल हो चुका था, जिससे फांग यीकी का दिमाग सटक गया था। उसने बारटेंडर के दिए कई पैग एक ही सांस में हलक के नीचे उतार लिए। कुछ भड़काऊ कपड़ों वाली खुले मिजाज की लड़कियां उसकी तरफ खिंची चली आईं। अरे छोटे, यहां अकेले बैठकर क्यों पी रहे हो? क्या वह अपने पुराने फटीचर दोस्तों को साथ लाता? वह उस भीड़ पर पैसे बर्बाद नहीं करने वाला था। इन लड़कियों के इस तरह आगे बढ़ने से फांग यीकी की छाती चौड़ी हो गई। साफ है कि तान रुआन अंधी है और उसकी कोई पसंद नहीं है, जबकि आम लोग तो मुझ पर फिदा हैं। अपने अंदर के घमंड को दबाते हुए फांग यीकी ने अपनी आवाज भारी करके उन्हें चेताया। ध्यान से सुन लो लड़कियों, मैं कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं हूं। अरे वाह, ये लड़का तो बड़ा क्यूट है। थोड़ी ही दूरी पर यान लिंशु ने अपना सिर हिलाया और रेड वाइन का गिलास खाली कर दिया। जिस पल से फांग यी की अंदर घुसा था, उसने उस पर नजर रखी हुई थी। यह सच में अजीब था। साफ तौर पर वह न तो हैंडसम था, न उसमें कोई खास बात थी, और देखने में भी एकदम बेवकूफ लग रहा था। फिर भी किसी वजह से आज रात वह इस फुशेंग बार में क्यों आया था? जो भी हो, उसने उसे पहली ही नजर में पहचान लिया था। उस तरफ से आ रही बातों को सुनकर यान लिंशु तंजिया हंसी हंसी। उसकी आंखों में गहरी हिकारत थी। सच में मूर्ख है। वह उसकी इन घटिया हरकतों को एक नजर में समझ सकती थी। बोरियत महसूस करते हुए यान लिंशु ने अपना खाली गिलास काउंटर पर रखा और निकलने की तैयारी करने लगी। उसने अभी दो ही कदम बढ़ाए थे कि उस तरफ से एक तमाशा खड़ा हो गया। फांगी की भी बिल चुकाकर निकलने ही वाला था, लेकिन वेटर ने जैसे ही कार्ड स्वाइप किया, उसका मुंह बन गया। सर, आपके कार्ड में पेमेंट पूरी करने के लिए बैलेंस कम है। यह कैसे हो सकता है? यह कार्ड उसे खुद तानजे ने दिया था, जिसमें रोजाना 20 से 30 हजार रुपए का बैलेंस आराम से मिल जाता था। तो बैलेंस कम कैसे हो सकता है? फांग यीकी ने हड़बड़ाहट में बिल पर नजर डाली। शराब के एक एक पैग की कीमत 8 हजार से लेकर 30 हजार तक थी और नशे की धुन में उसने 7-8 पैग गटक लिए थे। उस बारटेंडर ने जानबूझकर उसे महंगी वाली शराब परोसी थी। फांग यीकी का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने महंगी शराब परोसने के लिए बारटेंडर को दोष नहीं दिया, न ही अपनी बेवकूफी को कोसा, बल्कि उसने तानजे को पक्षपाती ठहराया, जिसने अपने बेटे को इतनी चिल्लर जेब खर्च के रूप में दी थी, जो कुछ ड्रिंक्स के लिए भी काफी नहीं थी।
अगर आज मेरी जगह यहाँ जियांग चेन खड़ा होता तो क्या इतनी बेइज्जती होती? पास खड़ी लड़कियां बोर होकर खिसकने ही वाली थीं कि उन्हें यह मुफ्त का तमाशा दिख गया। लीड लड़की ने अकड़ दिखाते हुए कहा, एक शरीफ बारटेंडर होकर तुम हमारे प्यारे से लड़के को इस तरह क्यों परेशान कर रहे हो? फांगी की शर्मिंदा हो गया। उसने झेपते हुए सिर झुका लिया और मन ही मन बिल भरने वाले का शुक्रिया अदा करने लगा। अरे छोड़ो, मैं तो बस नॉर्मल चार्ज कर रहा हूँ, ये लो और स्वाइप करो। हाँ मैडम, जब तक खाते में पैसा आ रहा है आप मेरे सिर पर कमोड भी रख देंगी तो मैं हंसते हंसते कबूल कर लूंगा। फांग यीकी ने उस लड़की की तरफ एहसानमंद नजरों से देखा। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आप सच में बहुत अच्छी इंसान हैं। अरे इसमें क्या, जब इतने प्यारे लड़के को कोई तंग करेगा तो कोई भी मदद के लिए आगे आएगा ही। क्या तुम घर जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या तुम्हें दीदी की गाड़ी में लिफ्ट चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इन लड़कियों की शक्लें उसकी पसंद के हिसाब से बिल्कुल नहीं थी। उसे सच में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस लड़की का चेहरा तुरंत तमतमा गया। अभी तो तू मुझे अच्छी इंसान बता रहा था, अब घर छोड़ने में क्या नखरे हैं? अब तक वे फांग यीकी को कोई कंगाल नवाब समझ चुकी थीं, जो रईसी झाड़ने के लिए क्लबों में शिकार तलाशने घुस आया था। मैंने तो पूरी तैयारी कर ली और अब तू मेरे साथ ये खेल खेल रहा है? फांगीकी की छठी इंद्री ने खतरे का अलार्म बजा दिया। मुझे माफ कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन उन चालू लड़कियों ने तुरंत उसे घेर लिया। फांगीकी के हाथ पांव फूलने लगे। उसने वेटर की तरफ लाचार नजरों से देखा। मेरी मदद करो। माफ करना भाई, मैं तो बस लोगों को परेशान करने वाला वेटर हूं। फांग यीकी के चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। क्या इन्हें नहीं दिख रहा कि बार के एक कस्टमर को घेरा जा रहा है? ये इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? जैसे ही उस औरत का हाथ उसे छूने वाला था, फांग यीकी ने देखा कि एक पतले लेकिन फौलादी हाथ ने उस औरत की कलाई को कसकर दबोच लिया। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो यहीं रुक जाओ। उस औरत की आवाज इतनी बर्फीली और ठंडी थी, मानो कोई बर्फ की गुफा में धकेल दिया गया हो। उस औरत को गुस्सा तो आया, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसकी हवाइयां उड़ गईं। यान लिंशु, हुआ चेंग की सबसे धाकड़ और नई नवेली बिजनेस टाइकून, जिसके काम करने के तरीके बेहद बेरहम और बिजनेस का दिमाग गजब का था। हाल के सालों में यान परिवार की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वे लिन परिवार को टक्कर दे रहे थे। उस औरत की यान लिंशु से पंगा लेने की रत्ती भर भी औकात नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि यह यान दीदी का खास आदमी है। यान लिंशु ने कहा, मेरे पास इतनी फालतू फुर्सत नहीं है। लेकिन वह औरत उसकी बात पूरी होने तक रुकने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकी। पूरा झुंड दुम दबाकर फुशेंग बार से 9-2-11 हो गया। चलो छोड़ो, मक्खियों को भगाने का मकसद तो पूरा हो गया। सच तो यह था कि खुद यान लिंशु को भी समझ नहीं आया कि उसने मदद क्यों की। उसने नीचे खड़े पांग यीकी की तरफ देखा। तुम ठीक तो हो? फांग यीकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। कितनी खूबसूरत है, तान रुआन से बिल्कुल अलग हुस्न, लेकिन किसी का भी होश उड़ाने के लिए काफी। ऊपर से जो लोग अभी चौड़े हो रहे थे, वे इसके नाम से थर थर कांप रहे थे। इसका बैकग्राउंड पक्का बहुत तगड़ा था। फांग यीकी को लगा कि उसे सच्चा प्यार हो गया है। तान रुआन शायद रोते रोते थक गई थी। मेरी बाहों में सिर टिकाए टिकाए वह गहरी नींद में सो गई। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया और अच्छे से रजाई ओढ़ा दी। लेकिन कुछ ही देर बाद वह बच्ची बेचैन होने लगी, करवटें बदलने लगी और धीमी धीमी सिसकियां लेने लगी, जो सुनने में बहुत बेबस लग रही थी। माथे पर हल्की सी शिकन के साथ मैंने हाथ बढ़ाकर उसका माथा छुआ। बुखार है। अंकल तान पूरी तरह घबरा गए और उन्होंने तुरंत फैमिली डॉक्टर को फोन घुमा दिया। अफरा तफरी के बाद तान रुआन को ड्रिप चढ़ा दी गई। तान जे पूछना तो चाहते थे कि आज क्या हुआ था, लेकिन जब उन्होंने तान रुआन की जिम्मेदारी मुझे सौंप ही दी थी तो उन्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए था। इसलिए उन्होंने कुरेदना ठीक नहीं समझा। बिस्तर के किनारे बैठकर जब मैं किताब पढ़ रहा था, तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन बजा। होस्ट, मेल और फीमेल लीड मिल चुके हैं। हालांकि उनका मिलना जुलना कुछ खास अच्छा नहीं रहा। मैंने सिर हिलाया और मेरी त्योरी थोड़ी ढीली पड़ी। अच्छा है कि वे मिल गए। कम से कम उस पनौती फांग यीकी का मेरी आंखों के सामने रोज रोज मंडराना तो बंद होगा। तान रुआन की ड्रिप रात के करीब 10 बजे तक चली, जिसके बाद वह धीरे धीरे होश में आई। अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर पलकें झपकाते हुए वह मुझे खामोशी और अपनेपन से ताकने लगी। अगर अंकल तान अंदर ना आते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वह लड़की मुझे कब से निहार रही थी।
वह और मैं दोनों बिस्तर के पास जाकर बैठे और मैंने उसका माथा चेक किया। बुखार उतर गया है। जैसे ही मैं अपना हाथ पीछे खींचने लगा, तान रुआन ने बिजली की तेजी से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी काली पुतलियां किसी कीमती हीरे की तरह चमक रही थीं। तान रुआन बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी, मेरा हाथ मजबूती से थामे हुए। उसका कोमल गाल अभी भी थोड़ा गर्म था और वह उसे मेरी हथेली पर रगड़ रही थी। हमारे पास खड़े तानजे इस उम्मीद में इंतजार कर रहे थे कि उनकी बेटी कम से कम एक बार तो अपने बाप को देख ले। हमें डिस्टर्ब न करना ही बेहतर समझकर उन्होंने तान रुआन और मेरी तरफ देखा और बेमन से बाहर निकल गए। दूसरों की बेटियां तो अपने बाप का सहारा होती हैं, जबकि हमारी तान रुआन की दुनिया में इस बाप का कोई वजूद ही नहीं है। उस बच्ची का गाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट था। मुझसे रहा नहीं गया और जब वह गाल रगड़ रही थी तो मैंने उसे चुटकी से दबा दिया। थोड़ा जोर से दब गया जिससे उसे दर्द हुआ। उसने मुझे घूरा और मैंने भी एक सेकंड के लिए उसे घूर दिया। तान रुआन उठकर बैठ गई और बड़े लाडले अंदाज में अपना चेहरा आगे कर दिया। उलझन में आकर मैंने उसे देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी जल्दबाजी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे अपने चेहरे पर चिपका दिया। चुटकी काटने से दर्द नहीं होता क्या? दोबारा क्यों दबवाने आ रही हो? अभी तो घूर रही थी। तान रुआन ने उदास होकर नजरें नीचे की और मेरे सीने में अपना मुंह छिपा लिया। कोई बात नहीं, जब तक जियांग चेन को दबाना पसंद है, बस आप मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? मैं एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसकी ठोड़ी ऊपर उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखा। रुआन रुआन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सिस्टम भी चकरा गया और आह भरते हुए बोला, क्या इस हादसे के बाद यह शार्ड आखिरकार बड़ी हो गई है, समझदार और मैच्योर बन गई है? मैंने सिस्टम को कोई भाव नहीं दिया। जवाब न मिलने पर वह भी शांत नहीं बैठा। उसका गोल मटोल शरीर हवा में तैर रहे शियाओगोंग से जा टकराया। तू क्या सोचता है? शियाओगोंग ने अचानक एक तेज झनझनाहट निकाली जिससे सिस्टम उछल पड़ा। अरे बाप रे, कितना खूंखार है! मैंने तान रुआन का गाल फिर से सहलाया। अच्छे से आराम करो। अचानक मेरी टी शर्ट किसी ने पकड़ ली। तान रुआन ने भीगी आंखों से मुझे देखा। जियांग चेन, मेरे साथ रुको। मैंने ऊपर से उसे देखा। रुआन रुआन, तुम 18 साल की हो चुकी हो। अब तुम पूरी जवान लड़की हो। तान रुआन ने नासमझ बनने की एक्टिंग की और पलकें झपकाई। जियांग चेन, मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मैंने उसका मुंह दबाया, रजाई हटाई और सीधे बिस्तर पर चढ़ गया। तान रुआन बड़े सुकून से सटकर लेट गई। जियांग चेन, अपना मुंह बंद रखो तान रुआन। अगर दोबारा बोली तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। तान रुआन ने अपने होंठ भींच लिए, एकदम मासूम सी सूरत बना ली। काफी देर तक मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी आंखें झुक गईं, उसने करवट बदली और फुसफुसाई, चियांग चेन। तभी मेरी गर्म बांह उसके गिर्द लिपट गई। तान रुआन आराम से मेरी गोद में समा गई। गुड नाइट। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, तांजे मुझे खींच कर ले गए। स्टडी में बैठे तांजे का चेहरा बहुत गंभीर था। मार्केट खुल चुका है। मैंने पूरी शांति से उनकी तरफ देखा। हाँ, उन्होंने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। चियांग चेन, तुम तो माला माल हो गए। मैंने कुल 80 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा था और पूरा पासा ही पलट गया। वह शेयर कल दोपहर 12 बजे के आसपास अचानक उछला, रॉकेट की तरह ऊपर गया और आज मार्केट खुलते ही उसने मेरे सुझाए सारे शेयर्स की धज्जियां उड़ा दी। तांजे ने मेरी तरफ देखकर पूछा, तुमने ये कैसे किया? बस किस्मत अच्छी थी। तांजे ने इसे मजाक समझा। तो जियांग चेन, इसे कब बेचने का इरादा है? मैंने 2 सेकंड सोचा। अभी के अभी। क्या आप बेच सकते हैं? इतना शरीफ और हैंडसम लड़का कहे और कोई मना कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? तो बस मैंने वो सारे शेयर डंप कर दिए। मुनाफा 3 गुना हो गया। अब मैं आधिकारिक तौर पर एक छोटा मोटा सेठ बन चुका था। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। तान रुआन अब धीरे धीरे अकेले लिविंग रूम में सलीके से बैठने लगी थी। हालांकि जब लोग पास से गुजरते थे तो उसे अब भी थोड़ा डर लगता था। मुझे लगा जो भी हो, अगर वह पूरी तरह ठीक नहीं भी होती तो भाड़ में जाए। तानजे की कंपनी में इन दिनों बहुत काम था और वह कई दिनों से घर नहीं लौटे थे। शियांग यान पूरा दिन बेचैनी और घबराहट में बिताती और उसने फांग यीकी को किनारे ले जाकर पूछा, यीकी, तुम्हारे पापा कई दिनों से घर नहीं आए हैं। कहीं बाहर उनका कोई दूसरा चक्कर तो नहीं चल रहा? सिस्टम अपनी आंखें मटकाए बिना नहीं रह सका। अगर तेरे जैसी मनहूस न होती तो क्या तेरे होने वाले ससुर को दिन रात एक करना पड़ता? बाहर चक्कर होने की बकवास कर रही है। क्या मजाक है?
एक माँ को अपने बेटे के सामने ऐसे सवाल पूछने में थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। मैंने बिना किसी भाव के चावल का एक निवाला गटका आंटी हुआन को रुआन रुआन के लिए खाना तैयार करने को कहा और प्लेट लेकर सीधे ऊपर चल दिया। मुझे ऐसा करते देख शियांग यान की त्योरियां चढ़ गईं। जियांग चेन, वहीं रुक जा। तेरी माँ ने अभी खाना खत्म भी नहीं किया और तू उठकर चल दिया। तुझे तमीज नाम की कोई चीज आती है या नहीं? तानजे के घर पर न होने की वजह से मेरी पीठ पीछे कोई हाथ नहीं था। पिछले 2 दिनों से शियांग यान को मेरी हर बात में खोट नजर आ रहा था। पूरा दिन उस पागल के आगे पीछे घूमता रहता है, जैसे डर हो कि तेरे दिल का काला धंधा कहीं लोगों को पता न चल जाए। तू मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और ऊपर बढ़ता रहा। वह वापस फांगीकी की तरफ मुड़ी। ये कि तेरे पापा सच में कोई दूसरी तो नहीं ले आए? धत तेरे की, मुझे क्या खाक पता होगा, नहीं माँ। फांगीकी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे अपनी माँ को तसल्ली देने का कोई मूड नहीं था। उसे वह रात याद आ रही थी, वह औरत जिसने उसका दिल पूरी तरह चुरा लिया था। उसके दिल में हवस की आग बेकाबू होकर सुलग रही थी और वह किसी भी कीमत पर उससे दोबारा मिलना चाहता था। बदकिस्मती से उसके पास उसका कोई नंबर नहीं था। उसे याद आया कि उस रात किसी ने उसे यान दीदी कहकर बुलाया था। क्या यह कोई सुराग था जो वह उसके लिए छोड़ गई थी? क्या वह चाहती थी कि वह खुद आगे बढ़कर उससे संपर्क करे? फांग यीकी के हलक से खाना नीचे नहीं उतर रहा था। उसने लापरवाही से कहा, मेरा पेट भर गया। यान लिनशु अपनी टेबल पर फाइलों के अंबार को निपटा रही थी। हाल ही में तान कॉरपोरेशन किसी लफड़े में फंस गया था, जो उसके लिए अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का एक सुनहरा मौका था। उसने अभी 2 ही पन्ने पलटे थे कि उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। यह उसका पर्सनल नंबर था। बिना ज्यादा सोचे, हेलो? यान लिंचू ने जवाब दिया। पहचानो तो, मैं कौन हूं? उसने फोन थोड़ा दूर किया और स्क्रीन को घूर कर देखा। उसकी याददाश्त हमेशा से बहुत तेज थी। यह सच में एक ऐसी आवाज थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, और एक ऐसा नंबर था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह सोचकर कि कोई रॉन्ग नंबर होगा, यान लिंशु ने फोन काट दिया और फाइलें देखने लगी। फोन कटने की बीप सुनकर पांग यीकी की आंखें फटी रह गईं, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुरा दिया। ये तो एक कामयाब औरत की शर्मीली अदा है। उसने जो जानकारी निकाली थी उसके बारे में सोचते हुए, यान लिंशु एक बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून थी, जिसका रुतबा तानजे की बराबरी का था, और इतनी आला दर्जे की औरत उस पर लट्टू हो गई थी। उस जियांग चेन की क्या औकात जो मेरी बराबरी कर सके? हाथ में फोन घुमाते हुए फांग यीकी ने दोबारा कॉल मिलाया। फोन काटे जाने के बाद उसने फिर से मिला दिया। आखिरकार सब्र का बांध टूटने पर यान लिंशु ने फोन उठाया। उसकी आवाज एकदम कड़क और तीखी थी। लड़के, तेरा रॉन्ग नंबर है। फांग यीकी ने जल्दी से सफाई दी। नहीं, मेरा नंबर गलत नहीं है। यान दीदी। यान लिंशु का खूबसूरत और सख्त चेहरा एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने अपने होंठ भींचे, अगले ही सेकंड कॉल काटा और सीधे उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। असिस्टेंट फाइलें देने के लिए दरवाजा खोलकर अंदर आई और यान लिंशु के उड़े हुए रंग को देखकर हैरान रह गई। यान दीदी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बस अभी अभी किसी पागल खाने से फोन आया था। तो फिर तो बीमारी बहुत गंभीर होगी, जिसने यान दीदी जैसी शेरनी के भी होश उड़ा दिए। दूसरी तरफ फांग यी की कमीनी मुस्कान मुस्कुराया। अच्छा, तो भव खाया जा रहा है। आदत के मुताबिक उसने फिर से कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसका थोबड़ा उतर गया। उसने मुझे ही क्यों चुना, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही है बस थोड़ा सा और पीछे पड़ा रहूं तो यान लिंशु पूरी तरह मेरे कदमों में आ गिरेगी। मुझे पूरा प्लान बनाना होगा, एक इत्तेफाक वाली मुलाकात सेट करनी होगी। फांग यी की मुड़ा और अपने बेडरूम से बाहर निकला, जहां उसका सीधा आमना सामना मुझसे हो गया जब मैं तान रुआन को सीढ़ियों से नीचे ला रहा था। खाने के बाद हाजमा सही रखने के लिए मैं हमेशा तान रुआन को गार्डन में टहलाने ले जाता था। तान रुआन को मेरे साथ चिपके देखकर फांगीकी का खून खौल उठा। फांगीकी के चेहरे पर टपकती जलन को देखकर मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। मैं उस लड़की का हाथ थामे आगे बढ़ता रहा जो मुझसे पूरी तरह सटकर चल रही थी। फांगी की ढीठों की तरह हमारे पीछे पीछे लग गया। जियांग चेन आजकल एक बहुत ही टैलेंटेड और हसीन औरत मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ी है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मुझे हाँ कर देनी चाहिए? यह फांगी की किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं था कि वह मुझसे 19 है। मैंने मुड़कर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। मेरी बला से मुझे क्या मतलब? अरे, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम तो सगे भाई जैसे हो, अच्छी खबर तो बांटनी ही चाहिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, वह बला की खूबसूरत और बेहिसाब अमीर है।
मैंने सुना है कि यान कॉरपोरेशन तान कॉरपोरेशन के बराबर की टक्कर रखती है। उसके सिर पर माँ बाप का कोई झंझट नहीं है। पूरी की पूरी अरबों की कंपनी उसी की है। जरा उस औरत को देखो जिससे तुम चिपके रहते हो। इसके सिर पर तो अभी बाप बैठा है। जब मेरी उससे शादी होगी तो पूरी कंपनी की चाबी मेरे हाथ में होगी। मेरा सब्र जवाब दे रहा था। मैंने अपनी त्योरियां चढ़ाई। उसकी यह बकवास सच में दिमाग चाट रही थी। तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। फांग यी की ठिठक गया और उसने पूछा, क्यों? वह तुम्हारी कॉम्पिटिटर है। जब वक्त आएगा तो तुम किसका साथ दोगे? तब जाकर उस उल्लू को यह बात समझ में आई। फौरन खुद को संभालते हुए वह बोला, मुझे पूरा यकीन है कि जब वह मेरी हो जाएगी तो वह तान कॉरपोरेशन से पंगा नहीं लेगी। इसलिए मेरे और पापा के बीच आग लगाने की कोशिश मत करो। मैंने जीभ से चुक की आवाज निकाली, जैसी तेरी मर्जी। मुझे लगता है जियांग चेन को बस मुझसे जलन हो रही है। आखिर तुम्हें तो बस एक दिमाग से पैदल पागल ही मिल सकी। मेरी हथेली पर पकड़ अचानक सख्त हो गई। वह बच्ची सब समझ सकती थी। शियाओ गोंग, बाहर निकल जरा। शियाओ गोंग ने पूरी ताकत से फांग यीकी की पीठ पर एक जोरदार फटका मारा। वह जोर से चीखा, उसका पैर फिसला और वह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। मैं आराम से तान रुआन को लेकर आगे बढ़ता रहा। फुर्सत से कदम बढ़ाते हुए उसके लुढ़कते हुए शरीर से बचकर निकल गया। नीचे का तमाशा सुनकर शियांग यान ने ऊपर से अपनी मुंडी बाहर निकाली तो देखा कि मैं सीढ़ियों पर खड़ा होकर नीचे गिरे पड़े पांग यीकी को ठंडी नजरों से देख रहा था। उसकी एक तेज चीख निकल गई। आंटी हुआन घबराहट में सीढ़ियों से नीचे दौड़ी आई। चिड़चिड़े अंदाज में अपने हाथ पोंछते हुए बोली, अब क्या नया सियापा हो गया? नीचे मुड़कर जब उन्होंने फांग यीकी को टेढ़े मेढ़े होकर जमीन पर पड़े देखा तो उनके होश उड़ गए और वह शियांग यान के साथ मिलकर उसे उठाने के लिए दौड़ी। आंटी हुआन ने फौरन फैमिली डॉक्टर को फोन मिलाया। वहीं खड़े रहो। शियांग यान की आवाज पहले से कहीं ज्यादा तीखी और जहरीली थी। बच्ची के डर जाने पर उसके हाथ को सहलाते हुए मैं मुड़ा और गुर्राया, अपनी आवाज नीची रखो। शियांग यान ने मेरे बगल में खड़ी तान रुआन को खूंखार नजरों से देखा। अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए उसने कड़क आवाज में पूछा, क्या तूने अपने भाई को नीचे धक्का दिया? मैं पूरी तरह निशब्द हो गया। मैं अभी उसके आगे चल रहा था। तू अब भी झूठ बोलने की हिम्मत कर रहा है? मुझे सीने में एक अजीब सी तकलीफ महसूस हुई। यह यकीनन मेरी अपनी फीलिंग नहीं थी, बल्कि इस ओरिजिनल शरीर के दिल का दर्द था। तान रुआन ने कोरी नजरों से मेरे चेहरे को देखा। जियांग चेन, उदास मत हो। सिस्टम भी रुमाल चबाने की एक्टिंग करते हुए रोने लगा। होस्ट, दुखी मत होइए। एक इंसान और एक सिस्टम ने अपने भीगे हुए चेहरे मुझसे चिपका दिए। मैंने सख्ती से कहा, मैं उदास नहीं हूं। यह सच था। ओरिजिनल शरीर की भावनाएं पहली बार इस तरह भड़की थीं, जो काफी अजीब लग रहा था। अगर तूने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं तुझे कुचल दूंगा। मन ही मन यह धमकी देने के बाद मेरे सीने की वह घुटन एक पल में गायब हो गई। सिस्टम फुसफुसाया, होस्ट तो सच में होस्ट हैं, बिना दिल वाले पत्थर। तू दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। पहले मुझे लगता था कि तुझे उन झुग्गी झोपड़ी वालों ने बिगाड़ दिया है, इसलिए मुझे तुझ पर थोड़ी दया आती थी। अब तो तेरी जान लेने तक की हिम्मत हो गई है। उस फांग यीकी की शार्ड की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? होस्ट को गुस्सा क्यों ना आता? वो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका और होस्ट को गद्दे की तरह नीचे खींचना चाहता था। वैसे भी ये सीढ़ियों के बस 4 कदम थे। इतनी ओवर एक्टिंग किस बात की? सिस्टम गुस्से से लाल पीला हो गया। अपने रोल में इतना घुस गया कि वह अपने गोल मटोल शरीर को उछाल उछाल कर मटकने लगा। क्या है? मुझे